क्लास 12th इकोनॉमिक्स एसओई स्कूल और जनरल स्कूल का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का अलग अलग आएगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की। तो उसने किस योजना को प्रारंभ किया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका इको मार्क। तो पहला का डी हो जाएगा इको मार्क। दूसरा क्वेश्चन है, धारणीय आर्थिक विकास को मापा जाता है। तो धारणीय आर्थिक विकास को मापा जाता है हरी जीएनपी से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये जो अधिनियम है ये आपका 1986 को पारित हुआ था। सतत विकास के अंतर्गत किसके आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? तो इसमें केवल वर्तमान पीढ़ी की और केवल भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यातायात किस प्रकार की आधारित संरचना है? तो यह एक आर्थिक संरचना है। भारत में आयकर की प्रकृति क्या है? तो जैसे जैसे आय बढ़ता है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा प्रगतिशील। भारत सरकार द्वारा बनाया गया बजट कितने अवधि के लिए होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च का अवधि जो होता है एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। और इसी वित्तीय वर्ष में लेखा जोखा किया जाता है सरकार का। तो ये 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य को दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा डाल्टन ने कहा था। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादन शुल्क जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर है। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा होती है। तो प्राथमिक घाटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यहाँ पर माइनस होना चाहिए था और यहाँ पर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। तो आपका डी हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सतत विकास को परिभाषित करें। तो सतत विकास वह प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन शुद्ध लाभों, यहाँ लाभों हो जाएगा, शुद्ध लाभों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दोनों के लिए अधिकतम करती है। 12 है, सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? तो पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताओ। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतिम भार। तो अंतिम भार यहाँ पर एरो लगा देना, लिखना है प्रत्यक्ष कर का अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो सरकार के लिए कर का भुगतान करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर जिसका सरकार को भुगतान एक व्यक्ति करता है किंतु अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो कहने वाला प्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ कि जिस पर टैक्स लगाया गया है वही टैक्स का भुगतान करेगा, मतलब अंतिम भार जिस पर लगाया गया है उसी पर रहेगा। जबकि अप्रत्यक्ष कर है कि जिस पर लगाया जाता है टैक्स वो दूसरे पर टाल देता है। तो अंतिम रूप से जो वहन करता है वो कोई अन्य व्यक्ति करता है तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। कर का टालना, तो प्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता जबकि अप्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर टाला जाता है। प्रगतिशीलता, प्रत्यक्ष कर साधारणतया प्रगतिशील होते हैं। इनका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। कहने मतलब है जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते जाता है तो प्रगतिशील कहलाता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर साधारणतया प्रतिगामी होते हैं। इसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर धनी व्यक्तियों की तुलना में अधिक पड़ता है क्योंकि टैक्स तो धनी व्यक्ति पर लगता है जबकि वे प्रोडक्शन के माध्यम से उत्पादन के वस्तुओं पर लगा देते हैं, दाम में जोड़ देते हैं कर को, और वो गरीब व्यक्ति को ही वहन करना पड़ जाता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, जबकि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। 14 है, सरकारी व्यय से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी व्यय बोलिए या सार्वजनिक व्यय बोलिए एक ही चीज़ है। तो सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय
उस व्यय से है जो केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा उन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है जिनके लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता द्वारा कुशल ढंग से संतुष्ट करने में अयोग्य होते हैं। मतलब सरकार गरीब व्यक्ति के लिए स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है। जो महंगा महंगा जो हॉस्पिटल है वहाँ गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाता है, तो वही सेवा जो अनिवार्य है सरकार मुहैया कराती है, उस पर व्यय करती है, खर्च करती है। सरकारी बजट का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों अर्थात आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य हैं: पहला, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। तो अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध सरकार के बजट संबंधी नीति से ही यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है राजस्व घाटा ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका राजस्व प्राप्तियां दिया हुआ है, पूंजीगत प्राप्तियां दिया है और राजस्व व्यय दिया हुआ है। तो राजस्व घाटा आपको ज्ञात करना है। तो राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा होता है कि राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है। तो मतलब राजस्व घाटा का फॉर्मूला होगा आरई। आरई हो गया राजस्व व्यय और आर हो गया राजस्व प्राप्तियां। दोनों का अंतर जो होता है वो राजस्व घाटा होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पर आर ई कितना है? आर ई हो गया राजस्व व्यय। तो आपका इतना है, मतलब 5,35,000 में 5 लाख को हम लोग घटा देंगे तो 35,000 जो बचेगा वही आपका राजस्व घाटा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में बैठा के हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ घटाए हैं, राजस्व घाटा जो हो गया वो 5,35,000 में माइनस 5 लाख को माइनस कर दिए तो आपका 35,000 जो है वो राजस्व घाटा बच गया। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।